नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। आप सबों का फिर से एम्बिशन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, जिसमें हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया था कि बंगाल पर किस प्रकार से जो है अंग्रेज धीरे धीरे हावी होना शुरू हुआ था। लेकिन बंगाल के विषय में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि बंगाल पहले मुगलों के अधीन आता था और मुगल से हट करके जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल से हट करके बंगाल जो है एक स्वतंत्र बंगाल के रूप में राज्य में आता है, जिसका श्रेय मुर्शिद कुली खां को जाता है। मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करते हैं और वहां फिर जो है धीरे धीरे अपना शासन स्थापित करता है। उसके बाद एक प्रमुख और नवाबों में देखा जाए तो आते हैं अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बंगाल को बहुत ज्यादा मात्रा में सुदृढ़ करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में संपन्न बनाता है। जब अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है तो इसके अगले बंगाल के नवाब के रूप में आते हैं उनके नाती, अलीवर्दी खां के नाती, जिनका नाम होता है सिराज उद दौला। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। इनका कार्यकाल 1756 से लेके 57 तक होता है। इनका मूल नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला रहता है। इनके पिता का नाम मिर्जा मोहम्मद हाशिम, मिर्जा मोहम्मद हाशिम, और माता अमीना बेगम। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब अपने नाती को इसलिए चुनता है क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण जो है वो अपने नाती को बंगाल का नवाब बनाते। कारण क्या था कि जब भी अलीवर्दी खां किसी अभियान पर जाते थे तो सिराजुद्दौला को वहां साथ ले जाता था, इसलिए वो युद्धों में जो है परिपूर्ण हो चुके थे। साम्राज्य को चलाने का एक तजुर्बा भी इसके पास आ गया था, जिसके कारण जो है अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला को अगला बंगाल का नवाब बनाए। लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, इसके अपने ही जो है लोग इसके विरोध हो गए। कारण क्या है, हम देखते हैं क्या कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 1756 से 1757 यानी मात्र 1 साल का कार्यकाल होता है। तो उन 1 सालों में इन्होंने क्या क्या बंगाल में विस्तार किए और अंग्रेजों से किस प्रकार से इन्होंने युद्ध लड़ा, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और बारीकी से समझने का प्रयास किया कि बंगाल पर किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना शासन सत्ता स्थापित की। तो दोस्तों आइए बताते हैं, सिराजुद्दौला 1 साल कार्यकाल इनका होने का कारण क्या था कि इनके जितने भी करीबी थे, इनके रिश्ते परिवार, वही जो है इनके साथ धोखा किया था। सबसे पहला नाम आता है इनका मौसी, सिराजुद्दौला की मौसी, जिसका नाम होता है घसीटी बेगम, और एक बिहार पूर्णिया के नवाब शौकत जंग। ये इनके क्या रहते हैं, विरोधी रहते हैं। यानी प्रारंभ से ही जब से ये बंगाल का नवाब बनते हैं तब से इनका विरोध होता है। कारण क्या है कि घसीटी बेगम के पास बहुत अपार धन था और अपार धन होने के कारण जो है ये चाहते थे कि हमारे परिवार से हमारे बेटे या हमारे रिश्तेदार कोई बंगाल का नवाब अगला बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इनकी मौसी और पूर्णिया के नवाब शौकत जंग जो है इसके विरोध में आ जाते हैं। और सबसे बड़ा विरोधी अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा विरोधी इनके ही सेनापति जिसका नाम होता है मीर जाफर।
सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा विरोधी अगर कहा जाए तो वो कौन था? मीर जाफर, क्योंकि ये इनका सेनापति था, और जब किसी राजा का ही सेनापति किसी और से मिल जाए तो राजा तो डिफिनिट है कि या तो उसकी हत्या हो जाएगी या उसके बंदी बना लिए जाएंगे। परिस्थिति यहाँ वही देखने को मिलता है। तो हुआ यूं, सिराजुद्दौला जैसे ही बंगाल का नवाब बनते हैं, अंग्रेजों को वो हिदायत देते हैं कि आप जो है बंगाल में जो कलकत्ता का किलेबंदी कर रहे हैं उसको रोक दिया जाए, क्योंकि उस समय ज्यादा मात्रा में अंग्रेज जो है बहुत सारे यूरोपीय यानी अंग्रेजी सैनिक को ज्यादा बंगाल में प्रवेश करा रहे थे। बंगाल में जो है बड़े बड़े कारखाने स्थापित करके अंग्रेजों को अधिकार दिया जा रहा था, जिसके कारण सिराजुद्दौला को लगा कि अगर हमें इसे नहीं रोक पाएंगे तो ये धीरे धीरे पूरे बंगाल में अपने ज्यादा जो है लोगों को भर देगा। एक और कारण था, हमारे पिछले वीडियो में आपको बताए होंगे कि जिस समय अली वर्दी खां जो है नवाब था बंगाल के, उस समय फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दोनों जो है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें चंद्रनगर और कलकत्ता किले की किलेबंदी करनी है। लेकिन उस समय अली वर्दी खां दोनों को मना कर देते हैं, एक फ्रांसीसी को एक अंग्रेज को। लेकिन होता क्या है, फ्रांसीसी तो रुक जाते हैं किलेबंदी के लिए, लेकिन अंग्रेज थोड़ा अड़ियल टाइप से होता है, वो किलाबंदी चालू रखता है, बंद नहीं करता है। उसी दरमियान जो है अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक कारण था सिराजुद्दौला को उसको मना करने का, लेकिन वो अंग्रेज मान नहीं रहा था। सिराजुद्दौला अंत में क्या करते हैं कि वो कासिम बाजार और कलकत्ता पर आक्रमण कर देते हैं। पहला आक्रमण कासिम बाजार और कलकत्ता, यहां पर आक्रमण कर देते हैं। और यहां जब आक्रमण करते हैं तो कलकत्ता और कासिम बाजार से अंग्रेज भाग खड़ा होते हैं, और भाग खड़ा होने के बाद जो है ये फुल्टा द्वीप पर, बंगाल के ही फुल्टा द्वीप पर शरण लेते हैं। कौन? तो अंग्रेज जो है बंगाल छोड़कर भाग जाते हैं और फुल्टा द्वीप पर जाकर के वहां छुप जाते हैं। और उसी दरमियान जो है सिराजुद्दौला ये कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर रखते हैं। कलकत्ता का नाम बदल करके क्या रखा जाता है? अलीनगर। तो अलीनगर की स्थापना किसने किया था? सिराजुद्दौला ने किया था। होता है क्या कि जब अंग्रेज फुल्टा द्वीप पर भाग जाते हैं, जो अंग्रेज पकड़े जाते हैं उसके बारे में कहा जाता है एक हॉलवेल नामक व्यक्ति, हॉलवेल नामक व्यक्ति ये बतलाते हैं कि कुछ अंग्रेजों को पकड़ करके सिराजुद्दौला ने एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें संख्या ये बताते हैं कि 146 लोग था, और 146 लोगों को एक कमरे में ले जा करके सिराजुद्दौला बंद कर दिया, डाल दिया एक एक करके उस कमरे को और बंद कर दिया, जिसमें मात्र 146 लोगों में मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। यानी 146 लोगों को उन्होंने क्या किए, एक रूम में बंद कर दिए, जिसमें 23 लोग जिंदा बचे थे। इसकी कहानी कौन सुनाए? तो हॉलवेल ने। और ये जो घटना घटी थी वो 20 जून 1756 को, 20 जून 1756, जिसे ऊपर लिख देते हैं 20 जून 1756 को जिसे ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना के नाम से इसको जाना जाता है। और ये बात कौन बताया था? हॉलवेल ने बताया था।
हॉलवेल के अनुसार बताए थे कि 146 लोगों को एक रूम में बंद कर दिया था, जिसमें मात्र 23 लोग बचे थे, और उसमें वो खुद शामिल, हॉलवेल भी उसमें शामिल था। और इस घटना को क्या नाम दिया? ब्लैक होल की घटना, या इसको कहते हैं हिंदी में काल कोठरी की घटना। तो आपसे सवाल पूछी जाएगी कि काल कोठरी की घटना किसके समय में हुआ था? तो सिराजुद्दौला के समय में हुआ था, और बहुत बढ़िया काम था। एक ऐसा ही अगर और कुछ हमारे भारत देश के नवाब या राजा रहते तो शायद कभी अंग्रेज जो है भारत छोड़ के भाग जाते, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो सिराजुद्दौला का द्वारा ये उठाया गया भयावह कदम जो है अंग्रेजों को ज्यादातर प्रभावित किया। हॉलवेल यहां से जैसे ही निकलता है वो निकल करके भाग जाते हैं मद्रास, और मद्रास में जो है अंग्रेजों का एक कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, और वहां की देखरेख जो है हडसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी कर रहा था। और उसी समय जो है इंग्लैंड से एक सचिव बना करके भेजा जाता है, जिसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है मद्रास आता है, और ये घटना उसी समय जो है घटती है। हॉलवेल जो है भागते भागते मद्रास जाते हैं और इस घटना की जानकारी पूरे विस्तार से बताते हैं। तब जो है उसी समय रॉबर्ट क्लाइव और हडसन ये दोनों मिल करके जो है रॉबर्ट क्लाइव और सॉरी हडसन नाम बुला गया था, वाटसन होते हैं, वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता, कासिम बाजार और हुबली पर आक्रमण। ये क्या करते हैं कि इस घटना से प्रभावित होकर के रॉबर्ट क्लाइव वाटसन के नेतृत्व में अपनी सेना को लेकर के कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है, और कलकत्ता पर आक्रमण करके इस कलकत्ता का जो है सिराजुद्दौला वहाँ एक मीरचंद नाम के व्यक्ति को वो वहाँ का अधिकारी बना के रखा हुआ था। कलकत्ता का नेतृत्व किसका था? कलकत्ता में अमीचंद ने अंग्रेजों के सामने क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद जो है ये कलकत्ता, कासिम बाजार और हुबली पर अधिकार कर लेता है। जब इस बात की जानकारी सिराजुद्दौला को पता चलता है कि कासिम बाजार पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया है, कलकत्ता पर अधिकार हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके जो अमीचंद जो है आत्मसमर्पण कर देता है, तो थोड़ा सा यहाँ क्या होते हैं, सिराजुद्दौला कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर पड़ जाने के बाद जो है अंग्रेजों के साथ इनको जो है एक संधि करनी पड़ रहती है, और 9 फरवरी 1956 ईस्वी को 9 फरवरी 1956 को अंग्रेजों के साथ, यानी मुख्य तौर से यहाँ रॉबर्ट क्लाइव होता है, रॉबर्ट क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि। यहां अलीनगर की संधि होती है। कब होती है? 9 फरवरी 1956 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है अलीनगर की संधि करना पड़ता है। अलीनगर संधि के तहत जो है कलकत्ता और कासिम बाजार पर जो है इसका अधिकार अंग्रेजों का हो जाता है, और यहाँ सबसे प्रथम बार जो है अंग्रेजों के द्वारा सिक्का ढाला जाता है। यानी अलीनगर के संधि के तहत ही अंग्रेजों के द्वारा प्रथम बार अपना सिक्का ढालना, यानी प्रथम बार जो है अपना खुद का सिक्का यहाँ ढालता है और सिक्का चलाना शुरू कर देता है। सिराजुद्दौला को लगता है कि अंग्रेज जो है फिर से धीरे धीरे हावी होने लगा है,
इधर रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों का एक सचिव के तौर पे आते हैं भारत, इसे लगता है कि अगर सिराजुद्दौला को कमजोर करना है, इसको बंगाल के से हटाना है, तो इसके करीबी लोगों को हमें फोड़ना होगा, करीबी लोगों को अपने पास ले आना होगा। तो इसने जो है क्या किया कि वाटसन के एक दायित्व दे दिया, एक नेतृत्व दे दिया कि आप जाएं और सिराजुद्दौला के जितने भी करीबी लोग हैं उन सारे लोगों से बात करें और उसे अपने पक्ष में लाएं। यहाँ कलकत्ता का नेतृत्व जो है वाटसन को दे रखा था, और जो अमीचंद था वो कासिम बाजार का नेतृत्व कर रहा था, कासिम बाजार का एक सेठ था। इसको ये प्रलोभन दिया, और प्रलोभन दिया कि ये कहा कि आप मेरे साथ आ जाएं, अगर आप मेरे साथ आते हैं तो आपको कासिम बाजार, पूरे कासिम बाजार का आपको नेतृत्व दे दिया जाएगा, आपको कासिम बाजार का मालिक दीवान बना दिया जाएगा। इसे कहा कि इसके जितने करीबी लोग हैं उन सारे लोगों को जो है इस तरफ, हमारे तरफ लाया जाए। जब इसे जानकारी चली कि सिराजुद्दौला का पूर्व में भी दुश्मन है, और वो दुश्मन क्या है मैंने पहले ही आपको बताया, वो दुश्मन कौन है, तो उसकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया के नवाब शौकत जंग पहले से ही धुर विरोधी था। तो ये उसे अपने पास में लाया। उसके बाद अमीचंद और अमीनचंद, उसके बाद इसके सेनापति मीर जाफर को भी लाया। जब ये सारे लोग एक गुट बन गए, गुट बना दिया, तब जो है रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि अब सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया जा सकता है, सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब से हटाया जा सकता है। इधर मीर कासिम को भी प्रलोभन दे दिया था कि अगर सिराजुद्दौला को हटता है तो हम तुम्हें उसके जगह पर बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। अब कोई आदमी को जब शासन सत्ता चाहिए होती है, हर किसी का जो है प्रलोभन लोभ में तो आ ही जाता है। तो मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का सेनापति होता है, और उसके जो है नवाब के लोभ में आकर के जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाते हैं। अब यहाँ से तैयार होता है एक नई घटना, एक अंग्रेजों के लिए एक नई दिशा तैयार हो जाती है, और वो घटना कहलाती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है, और ये युद्ध अंग्रेजों के लिए एक जो है निर्णायक युद्ध था। अगले भारत का 200 वर्षों तक का शासन सत्ता का नियति ही बदल कर रख दिया था। तो प्लासी का युद्ध आगामी 200 वर्षों के लिए अंग्रेज को यहाँ क्या कर दिया था, अस्थायित्व कर दिया था। अब होता है क्या कि रॉबर्ट क्लाइव जो है मीर जाफर को कहता है कि अब सिराजुद्दौला को जो है आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जाए। इधर से क्लाइव जो है प्लासी का मैदान में खड़ा है, आमंत्रण कर दिया। अब सिराजुद्दौला अपने सारे जो है सेनापति को, सेनाओं को जो है भेज देता है, प्लासी का मैदान में पहुंचता है। लेकिन इनके जो सबसे करीबी होते हैं सिराजुद्दौला के, विश्वासी कौन होते हैं, तो एक होते हैं मीर मदान, या कहीं कहीं मीर मर्दान भी होता है, मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों की हत्या, ये दोनों की हत्या हो जाती है। हत्या कर देने के बाद जो है सिराजुद्दौला को ये मैसेज पहुंचा दिया जाता है कि हम लोग प्लासी का युद्ध जो है हार गए हैं, हमारे जो है दो सैनिक मीर मदान और मोहनलाल की हत्या हो गई है। सिराजुद्दौला को जब इस बात का पता चलता है तो वो जो है बंगाल से भाग करके अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चला जाता है। ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर
का पुत्र, मीर जाफर का पुत्र रहता है जिसका नाम होता है मीर मरीन। मीर मरीन के द्वारा धोखे से हत्या। तो जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चलता है कि हमारी सेना जो है प्लासी का युद्ध हार चुका है, तो ये डर से कहाँ भाग जाते हैं, ये भाग जाते हैं कहाँ, तो मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद में पहले से ही घात लगाए हुए रहता है मीर जाफर का पुत्र जिसका नाम होता है मीर मरीन, और ये जो है धोखे से सिराजुद्दौला की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है और अगला जो है बंगाल का नवाब बन जाता है कौन, मीर जाफर। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो इसके बाद अगला बंगाल का नवाब कौन बनते हैं, मीर जाफर। मीर जाफर ये अगला बंगाल का नवाब बनता है और ये भी कितना तक रहता है, 1757 से लेके 60 तक, मात्र 3 साल इसका कार्यकाल चलता है। बंगाल का नवाब जैसे ही मीर जाफर को बनाया जाता है, मीर जाफर इसने अंग्रेजों को 24 परगना का जामींदारी प्रदान करता है। ठीक है, 24 परगना का ये अंग्रेजों को जामींदारी प्रदान करते हैं और साथ ही साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार। ठीक ना, ये क्या करता है, जैसे ही मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठता है, क्योंकि अंग्रेजों की सहायता से बैठा था, तो अंग्रेजों को तो उसको काम तो करना है, तो सबसे पहले इसने क्या किया कि 24 परगना का ये क्या किया, जमींदारी दे दिया और साथ ही साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। क्योंकि उस समय जो है हमारा बिहार और उड़ीसा, बंगाल एक जो है संपन्न मिला हुआ राज्य था, और इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्य थे, बांग्लादेश थे, ये सारे बहुत बड़ा विस्तृत राज्य था बंगाल। तो इस प्रकार से जब ये कार्य करना शुरू किया, तो जो अंग्रेज कहता था वही काम ये करते थे, इसलिए इस नवाब को क्लाइव का कठपुतली कहा गया था। क्लाइव का कठपुतली। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मीर जाफर को क्या कहा गया, क्लाइव का कठपुतली, यानी क्लाइव जैसा चाहता था, जैसा नचाना चाहता था वैसा ही ये करता था। इसके बाद जब 1757 से 60 तक ये बंगाल का नवाब बना, तो वैसा ही जब प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जीता गया, तो भारत में प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव ना। तो ये भी रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से लेकर 60 तक जो है, ये भी 3 साल बंगाल का क्या रहता है, गवर्नर, यानी पहली बार जो है कंपनी के द्वारा गवर्नर पद जो है सृजन किया जाता है। तो इस प्रकार से यहां से शुरू होती है बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और फिर भारत का वायसराय।
आप लोगों को ये पढ़ने में काफी परेशानी होता होगा कि बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद भारत का गवर्नर, भारत का वाइसराय, ये समझ नहीं आता होगा। तो धैर्य रखें, आगे हमारे वीडियो देखते जाएं, आपको सारी चीजों को बारीकी से समझा देंगे, ताकि एक भी जो है आपको जो भी सवाल आएंगे वो छूट नहीं पाएंगे, जितने भी सारे कन्फ्यूजन है वो सभी दूर हो जाएंगे। तो पहला जो है, बंगाल का गवर्नर कौन बनता है, ये सिर्फ बंगाल का है, ध्यान रखिएगा। बंगाल का गवर्नर कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला ये गवर्नर होता है। 1760 ईस्वी तक ये भी रहता है, 1757 से 1760 तक। 1760 में अगला बंगाल का गवर्नर बेंसी टाट बनता है, बेंसी टाट। अगला गवर्नर जब बेंसी टाट बनता है, सॉरी, हॉलवेल को बनाया जाता है, हॉलवेल। तो जैसे ही अगला बंगाल का गवर्नर कौन बनते हैं? हॉलवेल। तो हॉलवेल जैसे ही बंगाल का गवर्नर बनता है, तो मीर जाफर में और हॉलवेल में जो है क्या होती है, थोड़ा सा कहा सुनी हो जाता है, मतभेद हो जाता है। और मतभेद होने के कारण जो है हॉलवेल के द्वारा बंगाल का गवर्नर को क्या किया जाता है? हटा दिया, यानी मीर जाफर को हटा दिया जाता है। और मीर जाफर के स्थान पर किसको लाता है? मीर जाफर के ही दामाद होते हैं, जिसका नाम होता है मीर कासिम। अगला बंगाल का नवाब कौन बनते हैं? मीर कासिम, जो मीर जाफर का दामाद होता है। ठीक है, ये 1760 से लेके 63 तक ये बंगाल का नवाब बनते हैं। क्योंकि हॉलवेल के अनुसार जो है मीर जाफर काम नहीं कर रहा था, और मीर जाफर जब हॉलवेल के अनुसार काम नहीं कर रहा था, तो इसको लगा कि अब इसको हटाया जाए, क्योंकि ये मेरे विरुद्ध में जा रहा है, जो मेरे जो है समर्थन की बात करेगा उसे बंगाल का नवाब है। तो उसने देखा कि मीर कासिम जो है उसी का दामाद है, लेकिन उसके पक्ष में है। तो इन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को हटाया और उसके जगह पर और उसके दामाद को, मीर कासिम को, अगला बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम भी शुरुआत में जो है अंग्रेजों का बात मान रहा था, अंग्रेजों को जो भी कहे गए थे, जहां जहां वो व्यापार कर रहा था, अपने कंपनी का विस्तार कर रहा था, आंख मूंद करके मीर कासिम जो है उसकी सारी आज्ञा को पालन करते जा रहा था। लेकिन मीर कासिम में थोड़ी सी समझ थी कि क्या सही है क्या गलत है। इसने सोचा कि अगर हम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से अगर अलग करेंगे, यहां से कहीं दूसरे जगह जाएंगे, तो हमारे शासन सत्ता में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, हमें दबाव नहीं बना पाएगा। तो इसने क्या किया, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले चला गया, इसलिए कि ताकि जो है अंग्रेजों के हस्तक्षेप से, दबाव से बचा जाए। और मुंगेर में क्या किया कि मुंगेर में एक बंदूक की फैक्ट्री की स्थापना की, क्योंकि इससे लगा कि अंग्रेजों को भगाने में हम तो सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए हमें कुछ ना कुछ हथियार की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो है ये बंगाल से हट करके बिहार आए, और बिहार कहाँ, मुंगेर में जाकर के अपनी राजधानी को बनाया। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल की प्रथम राजधानी कहाँ थी? ढाका थी। उसके बाद जब बंगाल, स्वतंत्र बंगाल का नींव जो है मुर्शिद कुली खां रखा, तो उसने मुर्शिदाबाद एक नगर बसाया, और उसने बंगाल की राजधानी को कहाँ ले आया? मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी मुर्शिद कुली खां लाया। उसके बाद जो है अगला मीर कासिम, जो मुर्शिदाबाद राजधानी था, उसको हटा करके कहाँ बनाए? मुंगेर बनाए। तो इस प्रकार से राजधानी का क्रम ध्यान रखिएगा। बंगाल की राजधानी
का क्रम। ध्यान रखिएगा, पहला कहाँ था तो ढाका, दूसरी राजधानी मुर्शिदाबाद, तीसरा मुंगेर। ये जो है बंगाल की राजधानी का क्रम है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां बंदूक की फैक्ट्री स्थापित किया और मीर कासिम ने अपने सेना को क्या किया, वहां सुदृढ़ करने का काम किया कि अगर कभी जो है अंग्रेजों से हमें युद्ध करना पड़े तो जब तक हमारी सेना तैयार नहीं कर लेते, हमारे पास बंदूकें नहीं होती है, हम जो है युद्ध हार जाएंगे। तो इस प्रकार से इसने अपने फैक्ट्री, बंदूक की फैक्ट्री मुंगेर में स्थापित कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बंगाल को सुदृढ़ बनाने के लिए, बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार फैल गई थी, इसके कारण जो है उन्होंने जो है बंगाल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना मीर कासिम ने बंगाल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना। इन्होंने व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बंगाल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की। अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम अपने मन से जो है किसी प्रकार का निर्णय ले रहा है। मीर कासिम को भी लगा कि अगर हम जो है अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए जब तक हम अपने आप से निर्णय नहीं लेंगे तो हमारी प्रजा जो है अंग्रेजों को गुलाम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना की। उसके बाद क्या किए कि जो बंगाल में जितने भी प्रकार का कर था, टैक्स वगैरह था, उन सारे टैक्सों को ये समाप्त कर दिया और उन सारे टैक्सों पर एक टैक्स को इन्होंने लगाया जो इसमें सभी को देना पड़ता था। अंग्रेजों को बड़ा दिक्कत हो गया कि अब जो है जो भी हम लोग व्यापार करते थे उस व्यापार में भी अब हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा, फ्री व्यापार करते थे। तो उस व्यापार का जो टैक्स लगाया था जिसका नाम था खिजरी जमा, खिजरी जमा नामक कर लगाया जो सबको देना होता था। इसने अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार के जो है ये कर लगाए थे और जो अंग्रेजों का दबदबा था उससे अंग्रेजों को दबदबा का ये समाप्त कर दिया। अंग्रेज यहां से बहुत ज्यादा तकलीफ में हो गया। अब लगा कि मीर कासिम जो है हमारे हाथ से बाहर हो गया है, हमने मीर कासिम को बना करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। तो अब क्या किए तो अंग्रेजों ने फिर से जो है मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को अगला बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। तो जैसे ही मीर कासिम को ये बात पता चलता है कि मेरे जगह पर अब जो है फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया है, ये वहां से भाग खड़ा होता है। और उसी दरमियान जो है अंग्रेज जो है एक युद्ध की घोषणा कर देता है, एक औपचारिक युद्ध की घोषणा कर देता है और वो युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। तो ध्यान रखेंगे, जैसे ही मीर कासिम अपना दबदबा बनाना शुरू करता है अंग्रेजों में समस्या खड़ी हो जाती है और अंग्रेज जो है फिर से क्या करता है, मीर कासिम के जगह मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना देता है। तो यहां से होती क्या कि अंग्रेज जो है मीर कासिम के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर देती है और वो युद्ध क्या कहलाता है, बक्सर का युद्ध। वो कौन सा युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, जो कितना में होता है 1764 ईस्वी। बक्सर के युद्ध की नींव तैयार हो जाती है। इधर जो है क्या होता है, मीर कासिम जो है भाग करके कहां चला जाता है, ये अवध चले जाते हैं। मीर कासिम भागकर अवध के राजा शुजा-उद-दौला
शुजा-उद-दौला के यहाँ शरण लेते हैं और पहले से ही मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड अवध में शरणार्थी के रूप में था। यानी ये पहले से ही शुजा-उद-दौला के पास जो है शाह आलम द्वितीय एक शरणार्थी के तौर पे जी रहा था। यानी कहने का मतलब कि इसे भी जो है अंग्रेजों के द्वारा वहां से दिल्ली की गद्दी से भगा दिया गया था। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अवध में 3 राज्यों के राजा नवाब जो है एक जगह मौजूद हो गया। तो जब 3 राज्यों का राजा एक जगह मौजूद हो गया और उन तीनों राजाओं की सेना भी एक जगह आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में अब इन्होंने सारे सोचा कि अब हम तीनों मिल करके जो है अंग्रेजों को भगा देंगे। इन्होंने रणनीति बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध करना शुरू कर दिया। तो ये युद्ध कौन सा युद्ध कहलाया? बक्सर का युद्ध, जो कितना में लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। हेक्टर मुनरो की सेना और इधर जो है 3 राज्यों की सेना, यानी एक तो शुजा-उद-दौला की सेना, दूसरा मीर कासिम की सेना और तीसरा जो है शाह आलम द्वितीय की सेना। ये तीनों सेनाओं और एक तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो के द्वारा नेतृत्व हुआ जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में तीनों सेनाओं की, यहाँ तीनों राजाओं की सेना, हेक्टर मुनरो की सेना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ जो है युद्ध होता है और यहाँ जो है तीनों की सेना पराजित हो जाती है। इस प्रकार से बक्सर के युद्ध जो है जीत लिया जाता है और यहाँ तीनों जो है सम्राटों का, तीनों नवाबों की यहाँ हार हो जाती है। और होता क्या है कि जब बक्सर के युद्ध में इन तीनों राजाओं की हार होती है तो शाह शुजा जो है कुछ समय के लिए लड़ता है। शाह शुजा क्योंकि ये अवध का था, कुछ समय के लिए ये अंग्रेजों के साथ लड़ाई जारी रखता है, लेकिन शाह आलम द्वितीय जो है पहले ही ये आत्मसमर्पण कर देता है और मीर कासिम जो है ये भाग करके दिल्ली तरफ चला जाता है, जहां 1777 ईस्वी में मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, मीर कासिम भागकर दिल्ली चला जाता है, ठीक है, जहां 1777 में मृत्यु हो जाती है। जब ये भाग जाता है तो शुजा-उद-दौला बचते हैं और यहाँ जो है शाह आलम द्वितीय ये तो आत्मसमर्पण कर देता है, तो अंत में जो है शुजा-उद-दौला को भी समर्पण करना पड़ जाता है। इस प्रकार से जो है बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया जाता है। अब इस युद्ध के बाद यहाँ भारत में पूरी तरीके से अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है और अंग्रेज जो है अब यहाँ जितने भी प्रकार के, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सारी प्रक्रिया यहाँ चालू कर देता है। क्योंकि अब जिसे लगता है कि अब हम तीनों बड़े क्षेत्र, एक बंगाल तो आप देख रहे हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर राज्य बहुत बड़ा हिस्सा, उसके हिस्सा की सेना, एक अवध की सेना जो यूपी से लगे क्षेत्र की सेना थी, राज्य था, उसकी सेना और एक दिल्ली की सेना। इन 3 बड़े सेनाओं, इन 3 बड़े राजाओं को जब हमने पराजित कर दिया तो अब छोटे छोटे राजा जो हैं स्वयं हमारे अंडर आ जाएंगे, स्वयं आत्मसमर्पण कर देंगे और
यही देखने को आगे भी मिलता है कि अंग्रेजों के सामने कोई टिक नहीं पाता है। तो इस प्रकार से मीर कासिम तो दिल्ली भाग जाते हैं। अब यहाँ शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ जो है एक संधि होती है, जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि ये कितना में होता है? 1765 ईस्वी में होती है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होता है। इस संधि में अंग्रेज का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव फिर से आ जाता है। 1765 में फिर से जो है ये आ जाते हैं बंगाल का गवर्नर के तौर पे, और 1767 तक 2 साल बंगाल का गवर्नर फिर से बनते हैं। तो इस इलाहाबाद की संधि किसके साथ होती है? रॉबर्ट क्लाइव, शाह शुजा और फिर शाह आलम द्वितीय के साथ। इस प्रकार से जो है शाह आलम को फिर से दिल्ली भेज दिया जाता है और वहां मात्र नामात्र का शासन उसे अधिकार दे दिया जाता है, और शुजा-उद-दौला को अवध का ही नवाब दे दिया जाता है। हर्जाने के तौर पे उसे कम सैनिक रखने और 50 लाख रुपए के जुर्माने के तौर पे उसे वसूला जाता है। तो इस प्रकार से इलाहाबाद की संधि के तहत जो है बंगाल का अब जो है नवाब बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यहाँ से अब बंगाल का जो है अपने हाथों में कब्जा में ले लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ से शुरू होती है दौर जो है बंगाल में गवर्नर का, बंगाल का गवर्नर जनरल का। तो ये बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य आप सबों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा। मुझे उम्मीद है कि इससे जुड़ा एक भी टॉपिक जो है आपके एग्जाम में छूटने वाले नहीं हैं। साथियों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, पहली बार हैं, नए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने साथियों दोस्तों के साथ जो है शेयर करने का काम करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का काम करें। इसमें अगर किसी प्रकार की कमी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमारे पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जा करके आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं, धन्यवाद।